प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका अपना साथी गणित का अध्यापक सतीश शर्मा चेतना करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। और आज अपन संख्या पद्धति का जो भाग चल रहा था उसी का पार्ट 4 आपके सामने में लेकर के आया हूं। उम्मीद है कि पिछले 3 पार्ट जो आपने देखे होंगे आपके बेसिक को इंप्रूव करने के लिए आपको काफी कुछ मटेरियल उनमें मिला होगा। पार्ट 4 जब आप देखेंगे तो इससे आपका जो पहले प्रॉब्लम्स जो आपको आ रही थी कैलकुलेशन करने में, कैलकुलेशन किस प्रकार फास्ट किया जाता है, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो काफी विद्यार्थियों की एक क्यूरी रहती है कि सर हमारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कमजोर है और आपका ये भी कहना था कि हमें जीरो से पढ़ना है। तो उसी को लेकर के अपन जीरो से शुरुआत करते हुए संख्या पद्धति के 3 वीडियोज पढ़ चुके हैं और चौथे वीडियो की ओर आज हम अग्रसर हैं। कुछ बच्चों के ये भी कमेंट्स थे कि सर थोड़ा सा हाई लेवल का आप पढ़ाएं। तो बेटा किसी भी सुंदर इमारत को बनाने के लिए उसकी नींव का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य, हमारा ध्येय एक ही होना चाहिए कि हमारी नींव मजबूत हो। और उस नींव को मजबूत करने के लिए हम यहाँ कुछ बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। तो आप इन बेसिक्स को बड़े ध्यान से नोट करते हुए पढ़ें। और चूंकि इसका नाम नंबर सिस्टम इसलिए रखा है क्योंकि सारी के सारी गणित जो है वो एक सिस्टम से चलती है और वो सिस्टम किसका होता है? नंबर्स का होता है, संख्याओं का है। आप चाहे कोई भी चैप्टर उठा लें, तो जब तक आपको संख्याओं के बारे में बेसिकली समझ नहीं है तो मेरा मानना है कि आगे आपको कहीं न कहीं दिक्कत आने वाली है। तो चलो आज हम अगले वीडियो में जो पढ़ा था उसको आप एक बार देख लें। आज हम शुरू करेंगे विभाज्य, एक टॉपिक है डिवीजन जिसको हम कहते हैं भाग। उसके अंदर हम 2 चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे भाजकता का नियम, कौन कौन से नियम है, कैसे उनको फास्ट देखा जाए। और एक हम पढ़ेंगे कि विभाजन की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से हम बहुत बड़ी संख्याओं को तीव्रता से विभाजित कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास का हम प्रारंभ कर देते हैं। टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया था बेटा, टॉपिक का नाम है विभाज्य। विभाज्य का मतलब होता है भाग देना, किस प्रकार से हम किसी नंबर्स को बहुत जल्दी विभाजित कर सकते हैं। तो विभाज्य की यदि मैं आपसे बात करूं बेटा, तो आप कहोगे कि गुरुजी भाग देना तो हमें आता है, हमने कई बार भाग दिया है, जब हम छोटे थे तो इस प्रकार हम भाग देते थे। जैसे मान लीजिए 8 या 9 में आपको भाग देना है 2 का। एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको पिक कर रहा हूं, यहाँ पर 2 का भाग देना है। तो आप कहोगे 2 4 जा 8, इसको इसमें से हम माइनस करते हैं और ये 1 निकालते हैं। क्योंकि ये बहुत एक जीरो स्तर से शुरुआत किया जाने वाला प्रोसेस है और इस प्रोसेस को हम पढ़ते थे। तो अभी हम देखेंगे कि कंपटीशन में इस प्रोसेस का लेवल क्या बढ़ गया है। 5 मिनट आपको धैर्य बनाए रखना है। 5 मिनट के बाद में सारी चीजें आपको जो समझ में आने लगेंगे, और समझ में आने लगेंगी तो अच्छे सवालों को आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं उनकी ओर हम जाने लगेंगे। बेटा यदि हम बात करें तो विभाजन की जो प्रक्रिया है वो यूक्लिड विभाजन एक एल्गोरिथम होती है, उससे संग्रहित की गई है। यूक्लिड आपको पता है, मैंने कई बार इसका जिक्र किया है यूक्लिड का, कि यूक्लिड महोदय जो गणितज्ञ थे उन्होंने एक प्रमेय दी है और कक्षा 10 की पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या है उसमें दिया गया है। तो 2 सवाल वहां बनते हैं अच्छे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का संबंध है, तो आपको पता है पूर्णांकों के भागफल से। और भागफल के बाद में एक दूसरा प्रश्न भी इसमें बनता है कि वहां पर इन्होंने भागफल के द्वारा केवल और केवल किसको समझाया है? मैसेपे निकालना, कि 2 बहुत बड़ी संख्या है उनका मैसेपे भाग विधि से हम कैसे प्राप्त करते हैं, उसके बारे में भी हम आगे जिक्र करेंगे। अभी मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो होता है जिससे हम भाग देते हैं इसका नाम होता है बेटा भाजक। ये होता है भाज्य, इसको हम कहते हैं भागफल, और ये हमारा होता है बेटा शेषफल। इंग्लिश मीडियम वाले आपके लिए भी मैं बता देता हूं और आप हिंदी मीडियम वाले भी इस चीज का ध्यान रखेंगे। इस भाजक को हम कहते हैं बेटा डिवाइजर। डिवाइजर ये डिविडेंड होता है, ये हमारा होता है क्यूटोनेंट, और ये हमारा होता है बेटा रिमाइंडर।
ठीक है, ये इनके साधारण से नाम है, लेकिन मैं जिस प्रमेयिका की बात आपसे कर रहा था वो प्रमेयिका किस बात को सिद्ध करती है, वो इस बात को सिद्ध करती है बेटा कि यदि मान के चलें ये हमारा ए है, क्या है ए, और ये हमारा बी है, ये क्यूटोरेंट है, एज इट इज क्यू मान लेते हैं, और ये हमारा क्या है बेटा आर है। हमने देखा क्या, इधर मैं लिख देता हूं कि हमने माना कि ये हमारा क्या है ए, और ये हमारा है बी, ये हमारा है क्यू, और जो शेषफल बचता है उसको हम क्या मानेंगे आर। तो ये प्रमेयिका इस बात को सिद्ध करती है कि ए बराबर, भाई हम क्या करेंगे, हमें ए का मान प्राप्त करना हो 9, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे, यही करते हैं ना। तो ए बराबर बी इंटू क्यू, या बी क्यू एक साथ लिख दें, प्लस आर, यही जो सिद्धांत है, यही जो थ्योरिज्म है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताती है। जहां पर जो हमारा आर है, जो हमारा रिमाइंडर रहेगा, वो सदैव बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा किसके, बी के। ये चीज तो कई बार ये एक छोटी सी बात है, ये धारणा है, एक सिद्धांत बन गया, ये आपको ध्यान रखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। चलिए हम यहां पर देखते हैं, हम यहां से क्या देख सकते हैं कि यदि हमें भाज्य निकालना हो, क्या निकालना हो बेटा, भाज्य निकालना हो, तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है, प्लस शेषफल होता है, यही होता है ना। अब इस सवाल को किस प्रकार के क्रम में तोड़ करके वो देता है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक सवाल जो है, आपको बहुत छोटी अवधारणा ये लग रही है, लेकिन इसका एक सवाल आपके सामने आया हुआ है, उसको मैं यहां पर आपके सामने लेता हूं। ये देखिए एक सवाल है, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है, यदि शेषफल 12 है तो भाज्य क्या है। इसके लिए आपको ये थ्योरिज्म जो मैंने अभी बताई थी, जो अभी मैंने आपको बताई थी, वो आपको याद होनी चाहिए। शेषफल कहां आता है, नीचे आता है। शेषफल क्या है बेटा, 12 है, हमने लिख दिया यहां पर 12 है। भाग देने की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। सवाल को बड़े ध्यान से समझिए, 2 बार पढ़िए। भाग देने की प्रक्रिया में भाजक, किसकी बात कर रहा है, भाजक, किसका, भागफल का कितना गुना है, 8 गुना, और ये जो भाजक है ना, ये शेषफल का कितना गुना है, 4 गुना। शेषफल कितना है, 12, 12 का 4 गुना भाजक हमारा है 48, 12 का 4 गुना है, जबकि भागफल का 8 गुना है। ये 48 इस भागफल का कितना गुना है बेटा, 8 गुना है। जब ये 6 रहा होगा तभी इसका 8 गुना जाकर के 48 रहा होगा। ये इसमें 48 में 8 का भाग दे दे तो ये 6 रहा होगा, हम बात मान सकते हैं। तो हमसे कह रहा है बताओ भाज्य क्या है, डिविडेंड क्या है, ये हमसे पूछा है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि जब हमें भाज्य निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करके इसको जोड़ देते हैं। तो 48 को गुणा करूंगा बेटा मैं 6 से, और उसमें प्लस क्या कर दूंगा, तो आप कहोगे 12 करेंगे, तो 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल 4, 24 और 4 28, और इसमें कितना जोड़ूंगा बेटा 12, तो 0 0 और 3, हमारा आंसर क्या आएगा बेटा 300, जो कि कहां पर था, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको लग रहा है कि ये प्रक्रिया थोड़ी सी सरल है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सवाल जो आते हैं, मैं आपको आज छोटे सवाल नहीं, आरएस लेवल तक जो सवाल आए हैं उन पे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो ये संख्या पद्धति से हर जगह सवाल पूछा जाता है। अभी अपन चलते हैं अपनी उसी जगह पर जहां हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा आगे हम चलेंगे। पहले एक बार थोड़े से थ्योरिज्म जितने भी हैं, सिद्धांत जितने भी हैं, उन सबको हम एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने बात की केवल ये, अब हम चलते हैं थोड़ा सा, इसमें केवल ज्यादा बात नहीं है, आपको ये याद रखना है कि भाजक भाज्य भागफल और शेषफल, और इन चारों का कोऑर्डिनेशन आपको याद रखना है कि इसको इससे गुणा कर दें और ये जोड़ दें तो हमारा क्या आता है, भाज्य आता है। फिर आप एक छोटे से एग्जाम्पल से ऐसे भी देख सकते हैं कि भैया जी ये मान लीजिए हमारा 9 था, ये हमारा 2 था, तो हमने 4 बार भाग दिया, यहाँ कितना आया 8, और ये कितना। यदि हमसे ये कह दे कि किसी संख्या का 4 ट्यूटोरेंट है, 2 डिवाइजर है और 1 रिमाइंडर है, तो हमारा डिविडेंड क्या होगा, तो हम इजी वे में निकाल सकते हैं। यदि इसी स्थिति को मैं उल्टा कह दूं कि हमारे पास में भाज्य 9 है
भागफल 4 है और शेषफल 1 है, तो बताओ हमारा भाजक क्या होगा, डिवाइजर क्या होगा। तो ये आपस में एक दूसरे के कोऑर्डिनेट है, इनको आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अपन थोड़ी सी आगे बात करते हैं भाग के बारे में। कुछ विशेष नियम आते हैं जिसको हम भाजकता के नियम कहते हैं, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम सीधे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और ये अपने आप में भाजकता के जो नियम है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाजकता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियम की जो मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये अपने आप में थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना थोड़ा कि किसी भी संख्या को कोई छोटी संख्या से हम भाग दें। जैसे मैं यहां पर बात कर रहा हूं 2 की भाजकता का नियम, आपको पता है कि 2 का किस संख्या में भाग जाता है, तो आप कहोगे गुरुजी सम संख्या में जाता है, अर्थात जिनका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 होता है, उसमें 2 का भाग जाता है। आपने ये चीज नोट की होगी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इसके बारे में एक ही बात कहूंगा कि या तो इसके अंतिम अंक में, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 488, तो आप कहोगे गुरुजी 2 से विभाजित है, क्योंकि एक इसका इकाई अंक जो है, अंतिम अंक जिसको मैं कह रहा हूं, उस वो यदि 2 से डिवाइडेड है तो संख्या पूरी 2 से डिवाइडेड होगी। तो ये कहता है कि अंतिम यानी इकाई अंक में या तो हो 0, इकाई अंक या तो क्या हो बेटा, या तो हो 0 या क्या हो 2 से भाजित हो, तो वो संख्या डेफिनेटली 2 से भाजित होगी। बहुत छोटी बातों से मैं शुरुआत कर रहा हूं, मैं ये मानता हूं, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि मेरे विद्यार्थी को कुछ नहीं आता। यदि आपको ये सारी चीजें आ रही है तो आपको 5 मिनट धैर्य बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आगे हम अच्छे लेवल के सवाल क्रैक करने वाले हैं। मैं बात करता हूं 2 के बाद में 4 के भाजकता के नियम की। अब देखिए 2 का जब इकाई अंक 0 हो तो 4 के बारे में मैं एक बात कह सकता हूं कि या तो इकाई अंक इसका 2 0 हो या फिर अंतिम 2 अंक, क्या बात बोली मैंने, यहां पर केवल अंतिम अंक था, यहां पर है अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। जैसे मैंने कहा एक संख्या लिखी 900, बताओ भाई 900 जो है वो 4 से विभाजित है या नहीं है, तो आप डायरेक्ट देख लें कि इसमें क्या लिखा हुआ है 2 0। या फिर मैंने लिखा 772, 4 से विभाजित है या नहीं है, तो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दे लें, तो हम कह सकते हैं कि भैया जी 4 एकम 4 बच गया 3, 4 अट्ठे 32 भाग जा रहा है, तो संख्या में भी डेफिनेटली 4 का भाग जाएगा। ठीक है, अभी इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा करके मैं देना चाहूं कि एक 20 अंक की संख्या है और उसके अंतिम 2 अंक जो है x और y हैं, क्या है, x और y हैं, और वो दोनों 4 से पूरी तरह विभाजित हैं, वो दोनों 4 से पूरी तरह विभाजित हैं, तो संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो आप कहोगे गुरुजी होगी, डेफिनेटली होगी। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि भाई एक 20 अंकों की संख्या है जो 4 से पूरी तरह विभाजित है, तो उसके इकाई और दहाई के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, तो आप दो ही बात कह सकते हैं कि या तो उसके इकाई और दहाई दोनों अंक 0 होंगे या फिर वो 4 से भाजित होंगे। मतलब ये जो हम लाइन पढ़ रहे हैं वो और इसका कॉन्ट्रास्ट, इसका बिल्कुल विपरीत, अपोजिट, दोनों चीजें आपस में सही है। बात करता हूं 8 के भाजकता के नियम की, तो 8 के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, यहां देखो अंतिम अंक है, यहां अंतिम 2 अंक हैं, यहां पर अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या फिर अंतिम 3 अंक 8 से भाजित हो। ठीक है बेटा, बात समझ में आई होगी। इससे बहुत अच्छा सवाल उठ करके आता है, मैं अभी थोड़ी देर बाद में सवाल लूंगा ये नियम पूरे करने के बाद में, तो आपको लगेगा कि ये चीजें बिल्कुल हमें ध्यान रखनी चाहिए। ये 2 की पावर 1 थी, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, मतलब 16 की भाजकता का नियम क्या हो जाएगा। यहां पर हम बात करें तो मैंने कहां से लिया था बेटा इसको, 2 जो होता है ये होता है 2 की पावर 1, इसका नियम मैंने बना दिया, 2 की पावर 2 का नियम मैंने बना दिया, 2 की पावर 3 का मैंने बना दिया, 2 की पावर 4 में आप क्या कहोगे, आप ये कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक या तो 4 0 हैं या फिर 16 से भाजित हैं, तो वो संख्या डेफिनेटली किससे भाजित होगी, 16 से भाजित होगी। यदि मैं बात करूं 2 की पावर 5 तो कितना होता है 32। ठीक है, तो आप कहोगे यदि किसी संख्या के अंतिम 5 अंक यदि या तो 0 हैं या फिर किससे भाजित हैं, 32 से भाजित हैं, तो वो संख्या किससे भाजित होगी, 32 से भाजित होगी। बी अलर्ट, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके मुंह से हाँ ना, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा स्किप करें, पीछे जाएं, फिर एक बार सुने, आपको निश्चित समझ में आए। ठीक है बेटा, हाँ, जब आपको वही समझ में आ गई जिस चीज को आप समझना नहीं चाहते थे, ये तो समझ में आएगा।
हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। गणित का एक नियम है, जितना वर्डन में पढ़ोगे उतना आप नहीं समझ पाओगे। और इसके अपोजिशन में एक नियम आता है कि जितना खुश रह करके गणित पढ़ोगे, इसीलिए गणित के अध्यापक भी बहुत खुश मिजाज होते हैं, है ना। और हम जिनसे संपर्क बनाते हैं उनको खुश मिजाज बना देते हैं। चलिए, यदि इसी का मैं एक सवाल लूं बेटा छोटा सा, ये बात आपके शायद समझ में आ गई होगी। एक सवाल था, एक एग्जाम्स में आया हुआ था कि 19 इंटू 10 की पावर 7 कोई संख्या है, कोई संख्या है, तो यह किस संख्या से पूरी तरह भाजित होगी, किस संख्या से पूरी तरह भाजित होगी। आप कह रहे थे ना अच्छा सवाल कैसे बनता है, उसी की मैं बात कर रहा हूं। किस संख्या से पूरी तरह भाजित होगी। अब ऐसा सवाल आते ही अच्छे अच्छे स्टूडेंटों के पेन जो है बंद हो जाते हैं। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी पिछली स्लाइड में, आप देख सकते हैं, एक बार उसको मैं रिमाइंडर करवा देता हूं आपको। किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 2 से भाजित है या 0 है, तो 2 से होगी। अंतिम 2 अंक 0 हैं, 4 से होगी। अंतिम 3 अंक हैं, 8 से होगी। अंतिम 4 अंक हैं, 16 से 5 हैं, 32 से 6 हैं, 64 से 7 हैं, 128 से। तो सेम कंडीशन बन रही है कि यहाँ पर थोड़ा देखिए, ये यदि 19 को मैं 10 की पावर 7 से गुणा करूंगा तो 19 जितनी पावर है उतनी 0 लगेंगे बेटा। तो यहां पर क्या 7 0 लग जाएंगे क्या? 1 2 3 4 5 6 7। और मैंने बता रखा है आपको कि किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 7 0 हैं तो वो किससे भाजित होगी। तो आप पिछला डेकोरम देख करके बता सकते हैं कि सर डेफिनेटली ये संख्या किससे भाजित होगी। आप कहोगे 128 से भाजित होगी। और ऑप्शन में दे रखा था 140, 200, 128, 212। तो आप क्या कहोगे बेटा? 128 से भाजित। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये तो मैंने 2 की और 2 की पावर की भाजकता के नियम मैंने आपको बता दिए हैं। चलो थोड़ा सा आगे और चल लेते हैं। अब हम बात करते हैं 3 की। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रूल। 3 का जो रूल है, 3 का और 9 का, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, केवल ये 3 और 9 पे ही लागू होता है। तो 3 और 9 का जो रूल है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। 3 का रूल क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से भाजित है, 3 से भाजित है, तो डेफिनेटली वो संख्या 3 से भाजित होगी। ठीक है। 9 का भी डिक्टो रूल है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाजित है, योग किससे भाजित है? 9 से भाजित है, तो वो संख्या डेफिनेटली किससे भाजित होगी बेटा? 9 से भाजित होगी। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। एक सवाल है, मैं आपकी मेंटल एबिलिटी के लिए आपको डाल रहा हूं कि क्या आप बता सकते हैं क्या जो संख्या 3 से भाजित है वो 9 से भी भाजित होगी क्या? या इसका कॉन्ट्रास्ट आप एक बार सोच के देखना कि जो संख्या 9 से भाजित है क्या वो 3 से भी भाजित होगी क्या? आप थोड़ा सा देखना भाई। जो संख्या 3 से भाजित है, मैंने कहा 15, समझना बात को, 15 3 से भाजित है क्या? आप कहोगे है। लेकिन 9 से भाजित है क्या? नहीं है। तो यहां पर एक बहुत स्पेसिफिक बात आती है कि जो संख्या 3 से भाजित है वो 9 से भाजित हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो संख्या 9 से भाजित है वो डेफिनेटली 3 से भाजित होगी। ये बात 100% सही। तो बात को इसको समझने का प्रयास करना। इससे रिलेटेड जो सवाल हैं 2-3 पूछे गए हैं, 2-3 सवाल मैंने यहां पर लिए हैं, कई सवाल यहां पर पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं अपन एक सवाल पर। इसने एक संख्या दी है कि 5432 और ये स्टार दे दिया, और 7 संख्या यदि 9 से विभाजित है तो स्टार का मान बताइए। इसका मान बताइए बेटा, स्टार का मान आपसे पूछा है। और 9 की रूल ऑफ डिविजिबिलिटी मैंने आपको अभी बताई है। मैंने आपसे क्या कहा है? मैंने आपसे यह कहा है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाजित है तो वो संख्या डेफिनेटली 9 से भाजित होगी। तो 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 7 21। अब 9 एकम 9, 9 दूनी 18, आगे क्या आएगा? 9 3 27, और इसमें कितना है? 21 योग है। भाई देखो अपन यहां पर देखें तो 5 + 4 + 3 + 2 + 7 + स्टार, यही है ना बेटा? तो 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14 और 7 21। यहां तो योग कितना हुआ? 21। तो 9 दूनी के 18,
यदि ये पूरा 18 हो जाता तो स्टार की जगह 0 आ जाता, लेकिन ये अब 21 हो गया और हमें बनाना कितना है 9 के 27, तो क्या और जोड़ना पड़ेगा? आप कहोगे गुरुजी 6 और जोड़ दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 6। ये 9 की रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पे आधारित है। एक सवाल और है सेम टू सेम ऐसा ही, चलिए। ये कह रहा है कि 2 4 3 x 5 1, ये x है, गुणा नहीं है, ध्यान रखना। संख्या 9 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा? तो देखो बेटा 2 4 6 3 9 5 14 और 1 15, और 9 एकम 9, 9 दूनी होता है 18, और ये योग हुआ अभी तक 15, 15 में x और जोड़ दे तो 18 हो जाएगा, तो संख्या कितनी आएगी? 3 आएगी बेटा। इसका मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इससे अच्छे लेवल के प्रश्न भी पूछे गए हैं कई बार। एक 3 का और रूल मैं आपके सामने बता देता हूं, ये रीट 2021 में पूछा गया रूल है, एज डिक्टो सवाल 2021 रीट में पूछा गया था कि यदि 31p5 एक संख्या इसने ली, 31p5 3 का गुणज है। अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या कि थोड़ी थोड़ी बात में ना कंफ्यूज हो जाते हैं। 3 का गुणज है, मैंने कहा भाई 3 के गुणज कौन कौन से होते हैं? एक तो मैंने बताया था गुणज और एक मैंने बताया था गुणनखंड। गुणज हमेशा संख्या के बराबर या संख्या से बड़े होते हैं। गुणज जैसे 3 का पहला गुणज हो गया 3 6 9 12 15 18 21 और आगे तक चलते जाओ अनंत तक, ये तो हो गए 3 के गुणज। कहने का मतलब संख्या से बड़ी वे सारी संख्याएं, संख्या से बड़ी वे सारी संख्याएं जिनको संख्या विभाजित करती है किसी संख्या के गुणज कहलाते हैं। ठीक है बेटा, इट्स कॉल्ड मल्टीपल। इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? गुणज कहते हैं। और एक होता है गुणनखंड जिसको फैक्टर या डिवाइजर कहते हैं। तो जैसे 3 के गुणनखंड हैं वो होगा बेटा 1 और 3। तो संख्या के बराबर या संख्या से छोटी वो संख्याएं जो संख्या को विभाजित करती है क्या कहलाती हैं? गुणनखंड या फैक्टर कहलाती है। बात आई समझ में? तो इसने कहा कि 3 का गुणज है, 3 का गुणज है संख्या, तो डेफिनेटली 3 का भाग जाएगा। किसी भी संख्या के सभी गुणजों में संख्या का भाग जाता है, तो 3 का गुणज है ये संख्या, तो डेफिनेटली 3 का भाग जाएगा। जहां p दहाई का अंक है, हमें भी पता है इकाई दहाई की जगह आ रहा है, तो p का अधिकतम मान क्या है? न्यूनतम नहीं पूछा है, क्या पूछा है? अधिकतम पूछा है। तो देखिए 3 और 1 4, 4 और 5 9। न्यूनतम पूछता तो हम 0 लगा देते, न्यूनतम पूछता तो हम क्या लगा देते? 0, क्योंकि 3 3 9 भाजित था। लेकिन हमसे क्या पूछा है बेटा? अधिकतम पूछा है, 0 ऑप्शन में भी नहीं था। तो भैया जी अधिकतम हम यदि 9 ले लें तो 9 और 5 14 और 1 15 और 3 18, क्या हो जाएगा बेटा? 18 हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम तो सबसे पहले अधिकतम लेना है इनमें से। तो अधिकतम हमने ले लिया 9, और 9 लेते ही 9 और 5 14 और 1 15 और 3 क्या हो गया बेटा? 18। 3 से विभाजित है क्या? आप कहोगे पूरी तरह विभाजित है, तो इसका अधिकतम मान क्या आएगा बेटा? 9। न्यूनतम पूछता तो क्या आता? तो इनमें से न्यूनतम आता 3, क्योंकि सबसे छोटा इनमें क्या है? 3। तो आप ये कहते 5 और 1 6 3 9, 5 और 1 6 और 3 9, 9 में 3 और जोड़ दे तो 3 से विभाजित होता है। तो आप कहते यस, तो न्यूनतम तो क्या आ जाता? 3। और कुछ भी ऑप्शन नहीं, यहां इसकी जगह 0 दे देता तो हमारा मान क्या आता? 0 आता। ठीक है, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। चलें आगे, चलिए। एक सवाल और है जो एलडीसी भर्ती परीक्षा 2016 में आया हुआ सवाल है बेटा। कुछ सवाल आज मैंने जो लिए हैं वो आपको ये बताने के लिए लिए हैं कि ये विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और आपको लग रहा हो कि गुरुजी बहुत नॉर्मल चैप्टर पढ़ा रहे, तो आप इसको नॉर्मल मत मानना। बस यही उद्देश्य था मेरा इसको लेने का, और मैंने आपको ये भी कहा है कि आरएस के लेवल तक का प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर के आपको इसी से रिलेटेड आया हूँ। एलजेब्रा के भी प्रश्न इसी से सरल होते हैं, ऐसे भी प्रश्न हमारे पास में हैं। तो आप निश्चिंत रहें, लेवल यहीं से ग्रिप होता है। छोटी छोटी चीजों को जब तक आप नहीं पकड़ोगे आप बड़ी चीज नहीं पकड़ सकते। ठीक है ना? तो पहले छोटी जो बातें हैं जो हमारे दिमाग से इतर उतर थी, छोटा जो ज्ञान है वो हमारे पास नहीं है, और हम चाहें कि पूरा के पूरा एकदम बड़ा जो है प्रोस्पेक्टस लेकर के बैठ जाए तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए 0 से चलो, एक एक सीढ़ी चढ़ते चलो, आगे आपको सफलता की मंजिल मिलेगी। और आप डायरेक्ट छत पे छलांग लगाना चाहोगे बेटा तो नीचे गिर जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं प्रतापगढ़ के विद्यार्थियों को कि बेटा आपकी पढ़ाई का जो डेकोरम है ना वो 12 महीने हो जाना चाहिए। आप उस कूप मेंढक की तरह मत होइए जो बरसात हुई और सामने निकल करके आ जाते हैं।
टर्राते हैं टर टर, तो उनकी टर्राहट बहुत बेकार लगती है उस समय बरसात में। आप भी ऐसा ही करते हैं, भर्ती आती है, कूद पड़ते हैं मैदान में, फिर अपना रटते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता है। लास्ट देखते हैं कि गुरुजी पेपर नहीं बैठा। अरे पेपर कहां से बैठेगा? जो मेहनत आपको साल भर करनी थी उसको आप 2 महीने में करना चाह रहे हो, तो संभव ही नहीं है। परीक्षा का बर्डन भी रहता है उस समय। तो इसलिए आपके साथ में हम धीरे धीरे चल रहे हैं, आप हमारे साथ धीरे धीरे चलते रहो, देखते रहो, लिखते रहो, बस उसके ज्यादा हम ये भी नहीं कह रहे कि आपको रिमाइंडर करो, उनको रटना ही है। थोड़ा थोड़ा भी चलते रहोगे तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठते हुए चलेंगे। यदि संख्या 517 स्टार 324 ये 3 से विभाजित है तो स्टार की जगह पर कौन सा अंक आएगा? मुझे पता है आप आसानी से बता दोगे। 5 और 1 6, 6 और 7 13 और 3 16 और 2 18 और 4 22। 22 में क्या जोड़े कि 3 से विभाजित हो जाए? 22 में क्या जोड़े तो आप कहोगे 2 और जोड़ दो, 24 होगा जो 3 से विभाजित होगा। एलडीसी 2016 का सवाल था। सवाल पेपर में बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट हमें पता नहीं है सवाल बहुत सरल होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए और अपन 1-2 सवाल ले लेते हैं। चलिए एक आरएस प्री 2018 में आया हुआ सवाल है, इसको अपन लेते हैं। ये मैंने जो फर्स्ट थ्योरिज्म आपको बताया था उससे कोरिलेटेड है। फर्स्ट थ्योरिज्म में मैंने आपको बताया था कि भाई ये हम जब कभी भी भाग की प्रक्रिया अपनाते हैं तो ये हमारा भाजक होता है, ये हमारा भाज्य होता है, ये हमारा भागफल होता है बेटा, और नीचे बचा हुआ हमारा क्या होता है? रिमाइंडर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? शेषफल कहते हैं। ये चीज तो आपको कंफर्म है ना? और मैंने वहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी आपको बता दी है। ठीक है, तो देखिए यहां पर 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के गुणनफल को प्रत्येक संख्या से बारी बारी से विभाजित किया जाता है। 3 कोई क्रमागत संख्या थी, अब पता नहीं वो कौन सी थी, लेकिन उनके गुणनफल को, उन तीनों को गुणा कर दें और प्रत्येक संख्या से उनमें से जो पहली से एक बार भाग दें, दूसरी से एक बार भाग दें, तीसरी से एक बार भाग दें। ठीक है, विभाजित किया जाता है तो तीनों भागफलों का योग कितना प्राप्त होता है बेटा? 74 प्राप्त होता है। तीनों संख्याओं का योग क्या है? अब देखिए मैं आपको बता रहा था ना कि जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा ना तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। और मेरी पहली क्लास आपने नहीं देखी है तो आप देखना। मैंने पहली क्लास में एक चीज आपको बताई है कि यदि हमारे पास में संख्या हो कि संख्या कितनी है, ठीक है, और औसत हो तो औसत को संख्या से गुणा करने पर हमें क्या मिलता है? योग मिलता है बेटा। ये बात मैंने आपको बता रखी है ना। अब मैं इसका उल्टा कह दूं कि भाई हमारे पास में योग हो और हमें संख्या पता हो तो क्या हम उनका औसत निकाल सकते हैं? जैसे मैं कहूं कि भाई मेरा 10, 11 और 12 3 संख्या थी, तो 12 और 11 23 और 10 33, योग कितना हो जाएगा? 33। संख्या कितनी है? 3, और औसत मुझे पता है कितना है? 11, तो योग कितना हो जाएगा? 33। मैं उल्टा बोल दूं इस बात को कि मेरे पास संख्या है 3, इसको भूल गया अभी के लिए, संख्या 3 है और योग 33 है, तो एवरेज कितना होगा? 11। और एक बात और बताई थी कि एवरेज हमेशा बीच की संख्या होती है। क्या होती है? क्रमागत नंबर होने पर एवरेज हमेशा क्या होती है? बीच की संख्या। चलिए अब हम इस बात को यहां देखते हैं। ये कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहले को उठाते हैं। 3 संख्याओं का योग यदि 12 होगा तो उसका एवरेज क्या होगा? 4। मतलब पहले बीच की संख्या 4 होगी, ये 3 होगी, ये 5। बात आ रही है समझ में? 3 संख्याओं का योग यदि 15 होगा तो एवरेज 5 होगा, मतलब ये संख्या 5 होगी, ये 6 होगी और ये 4 होगी। यही होगा ना? हम दिन दोनों से करके देखते हैं, नहीं होगा तो, क्योंकि ये विषम है। ये क्या है? विषम है। 17 यदि हम माने तो 17 में पॉइंट में आ रहा है, 19 में पॉइंट में आ रहा है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। 3 का भाग देंगे तो पॉइंट में ही आएगा ना, इसलिए मैंने इसको अभी क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। यहां से देखते हैं कि 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के गुणनफल 3 गुणा 4 गुणा 5, तो 300 के 12, 12 पंजे 60। इनका गुणनफल क्या आया बेटा? 60। 60 को ये कह रहा है कि बारी बारी से विभाजित करो, 3 से कर दो, 60 को 4 से भी कर दो, 60 को 5 से भी कर दो। तो जो भागफलों का योग यदि आपका 74 हो जाता है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। तो हमने क्या किया? इसमें भाग दिया 20 बार चला गया, इसमें दिया 15 बार चला गया, इसमें दिया 12 बार चला गया। तो 20 और 15 35 और 2 37 और 10 47। हमारा योग कितना हुआ भागफलों का? 47, जबकि होना कितना चाहिए था? 74। तो ये तो क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन पे उठाते हैं हम, तो हम क्या करते हैं? इन सबको पहले गुणा करें। 4 पंजे 20 और 20 छिकी 120,
और 120 में भाग किसका देंगे 4 का, 120 में भाग कितने का देंगे 5 का, 120 में भाग कितने का देंगे बेटा 6 का। यही काम करेंगे ना। तो देखिए जब हमने भाग दिया तो हमें क्या रिजल्ट मिला, तो आप कहोगे गुरुजी इसमें भाग देंगे तो रिजल्ट मिलेगा 30, इसमें देंगे तो 5 दूनी के 10 और 500 के 20, और इसमें देंगे तो 6 दूनी के 12 20। क्या 20 और 24 44 और 30 74 हो गया क्या? आप कहोगे हाँ हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा 15। जो विद्यार्थी मानते हैं ना कि भाई आरएस का लेवल बहुत ज्यादा टाइट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल आपको इस सवाल को समझने के लिए दो बातें आनी चाहिए। एक तो आपके भाग देने का जो नियम है वो पता होना चाहिए था, और दूसरी आपको औसत के बारे में दो साधारण बातें पता होनी चाहिए थी। आप इस सवाल को इजी वे में हल कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे और अपन चलते हैं। अब हमने देख लिया है 3 का, 9 का और 2 के पावर का नियम। अब हमारे पास में रह गया 5। तो 5 का एक छोटा सा नियम है कि 0 या 5 इकाई अंक होता है तो वो 5 से विभाजित होता है। 5 क्या कहता है बेटा? 5 ये कहता है कि भाई 0 हो या तो इकाई अंक क्या हो 0 या फिर 5 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। 6 को आप अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि 6 एक ऐसी संख्या है जो भाज्य संख्या है। भाज्य को अभाज्य में तोड़ेंगे तो 2 और 3, मतलब जहां 2 और 3 के दोनों नियम एक साथ लग जाते हैं वो नियम 6 में लगेंगे। 2 का नियम क्या कहता है? इकाई अंक या तो 0 हो या 2 से भाजित हो। और 3 का क्या कहता है कि सभी अंकों का योग 3 से भाजित हो। तो दोनों नियमों को एक साथ फॉलो हम जहां करेंगे वहां 6 की भाजकता का नियम काम करेगा। ठीक है, अब मैं इसके आगे थोड़ी सी बात करता हूं। अभी तक यदि मान लीजिए आप सपनों में खोए हुए थे, अभी तक भी आप सपनों में खोए हुए थे, वुडलैंड पार्क में आपका दिमाग चला गया था, चाहे आप किसी मूवी का सीन देख रहे थे या किसी का नाम जप रहे थे, तो सबको छोड़ दीजिए। अब आ जाइए आप मेरे सामने। बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो किसी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। अभाज्य संख्या कोई भी हो उसकी भाजकता का नियम बनाना सिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे अभाज्य संख्या की भाजकता का नियम। थोड़ा सा कठिन आपके लिए पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं वो मैंने 3rd वीडियो में आपको पढ़ाया है, आप उसको एक बार देख ले। आपको ये तो पता होगा कि 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। आपने वहां देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो आप देख लेना। अभाज्य संख्या की किसी भी संख्या की भाजकता का हमें नियम बनाना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम सबसे पहले 10 की गिनती लिख लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, इस संख्या से एक ज्यादा लेते हैं, एक ज्यादा, इस संख्या से एक कम भी ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिया एक 9, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 11, यहां पर क्या आ जाएगा 19, यहां पर क्या आ जाएगा 21, यहां पर क्या आ जाएगा 29, यहां पर क्या आ जाएगा 31, यहां पर क्या आ जाएगा 39, यहां पर क्या आ जाएगा 41, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 49, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 50। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 10 का टेबल लिया था, 10 से एक कम किया, एक ज्यादा किया। अब आपको दो चीजें देखनी है कि यदि आप 7 की भाजकता का नियम बना रहे हैं, जैसे एक सवाल मैंने आपसे पूछ लिया 2197 7 से भाजित है या नहीं है, आप कहोगे गुरुजी सीधा 7 का भाग दे दो, इतनी दिक्कतें हम मोल थोड़ी लेंगे। लेकिन आगे कुछ सवाल बनेंगे इससे अच्छे ही, तो ये आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन सवालों में आप डायरेक्ट भाग देंगे तो काम नहीं चलने वाला है, इसलिए आपको ये नियम एक बार सीख लेने चाहिए। तो 7 से विभाजित है या नहीं है, 7 से भाजित है या नहीं है, ये हमें चेक करना था। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ 7 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। 7 दूनी के 14 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। 7 तिये 21 मिल रहा है क्या, आप कहोगे जी सरकार मिल रहा है। कहां मिल रहा है, तो आप कहोगे गुरुजी ये मिल रहा है। कौन सी स्टेप पे है, दूसरी स्टेप पे है। यदि आगे की तरफ है तो ये प्लस हो रहा है, लेकिन हमें माइनस करना है। पीछे की तरफ है तो हमें उल्टा रिएक्शन करना है। तो हमने क्या देखा, दूसरे नंबर पर है, तो हम क्या करते हैं कि इकाई अंक का दुगुना करके, इधर है तो हमें क्या करना है माइनस, इकाई अंक लेंगे इसका दुगुना करेंगे क्योंकि दूसरी स्टेप में मिला था, और शेष बची संख्या में से माइनस करते हैं। और ऐसा तब तक करते हैं जब तक छोटी संख्या नहीं आ जाए। जैसे इसका क्या करना है मुझे, दुगुना, 7 का दुगुना क्या हो गया 14, इसमें से माइनस किया, क्या बच गया 9 में से 4 गया 5, 0 और 2, यही ना। फिर इकाई अंक का दुगुना कर दो, इकाई अंक का दुगुना 5 का दुगुना क्या हो गया 10, 5 का दुगुना क्या हो गया 10। कुछ समय बाद आपको ये चिन्ह वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको वापस हमने माइनस कर दिया तो क्या बच गया
एक आप यहां भाग दे करके देखते, 7 के 21 पूरा पूरा चला गया, 7 एकम 7 बच गए 2 और क्या बच गया बेटा 27 और 27 में हम क्या कहेंगे 7 के 21 से शेषफल बच जाएगा। क्या बच जाएगा? शेषफल बच जाएगा। शेषफल की एक बहुत बड़ी बात और मैं आपको बताने वाला हूं, कल मैं आपको वही बताऊंगा रिमाइंडर थ्योरिज्म, शेषफल को बहुत जल्दी कैसे निकालते हैं। जैसे एक सवाल, एक उदाहरण, एक एग्जांपल दिया जाता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और ये गुणा चला गया 100 तक और उसमें 5 का भाग दें, शेषफल क्या बचेगा? पसीने आ जाते हैं, पेन छूट जाता है एग्जाम में, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम सेकंडों में कैसे निकालते हैं? तो हमने क्या देखा 10 बचा है, या तो यहाँ 0 बचना चाहिए था या 7 से भाजित बचना चाहिए था। यदि ऐसा होता तो संख्या 7 से भाजित होती, अन्यथा संख्या 7 से भाजित नहीं होगी। एक एग्जाम्पल और लेता हूं, जैसे मैंने लिया 727, ये भाजित होगा या नहीं होगा? चलो 21 ले लेता हूं, आपको पता है कि ये भाजित है। 721 आपको पता है ना, लेकिन हमें हमारे नियम से कैसे करना है? हमारे नियम से करना है कि इस इकाई अंक का दुगुना करें, 2 एकम 2 से इस संख्या में से घटा दें, क्या बच गया 70। 70 7 से भाजित है तो संख्या भी 7 से भाजित है। ये मैंने आपको बताया 7 का नियम। आगे नियम आता है दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी? 11, 13, 17। मान लीजिए 17 का नियम आपको बनाना होता, सपोजिंग दैट बात करना है यहां पर, तो 17 एकम 17 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। 17 दूनी के 34 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। 17 × 51 मिल रहा है क्या? बोला मठ साहब ये मलिगियो मिल गया ना। कौन से स्थान पे है? 1 2 3 4 5। किसी भी संख्या में 17 का भाग देना है तो इकाई अंक का 5 गुना करके, क्योंकि 5वें स्थान पे है, और क्या करना है? माइनस करते जाओ। या तो संख्या लास्ट में 0 बचेगी या क्या बचेगी बेटा? 5 से भाजित बचेगी। बात आ गई होगी समझ में। नहीं आए तो रिवेक करना, दोबारा से देखना, जो मैंने कहा है उस आवाज को बार बार सुनना। आवाज, मधुर आवाज जब लगे ना तो सुन लेनी चाहिए। कई बार आप क्या करते हो, रात को 12 बजे फोन लगाते हो, टाइम पास नहीं हो रहा होता है, तो मधुर आवाज आई तो निकल गई रात, और सामने से खड़ूस आवाज आई, बोला भाई सब रॉन्ग नंबर लग गया था यार, है ना, होता है ना ऐसा। चलिए, यदि हमें रूल निकालना हो 13 का, 13 का भाजकता का नियम, तो 13 मिल रहा है क्या? आप कहोगे नहीं मिल रहा। 13 दूनी के 26 मिल रहा है क्या? आप कहोगे नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा है? 13 × 39 मिल रहा है, लेकिन अब की बार इधर की साइड में आ गया। कौन सी पोजीशन पे? 1 2 3 4। तो इकाई अंक का कितना गुना करेंगे? 4 गुना। और शेष संख्या में क्या करेंगे? प्लस करेंगे, माइनस मत कर देना, क्योंकि इधर मिलाए तो प्लस और इधर मिलाए तो माइनस। उम्मीद है कि आप जितनी भी अभाज्य संख्याएं जिनका आप भाजकता का नियम बनाना चाहते हो, आप उन पे एक बार जरूर इसको फॉलो अप करें। आप डेफिनेटली आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। चले थोड़ा सा आगे, अब हम बात करेंगे कुछ विशेष नियमों की। ऐसे विशेष नियम जो आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो एल्जेब्रिक सिचुएशंस आती हैं उनको क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। क्यों है और कैसे हैं, हम बात करते हैं। देखिए, जैसे इसका सवाल कई बार दिया जाता है, मैंने एक सवाल लिया भी होगा, एक सवाल लेकर के अपन बात करेंगे तो थोड़ा सा और बेटर समझ में आपको आएगा। देखते हैं, ये देखिए सवाल था कि यदि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n है, ये 6 की पावर n - 1 किससे विभाजित होगी? इस प्रकार का सवाल जब आपके सामने आ जाता है तो बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत होती है। इसमें मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि जब कभी भी किसी भी नंबर की कोई पावर आ जाए तो आपको सबसे छोटी पावर मान लेनी है। क्या मान लेनी है? सबसे छोटी पावर। n एक सम संख्या है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी बेटा? अरे 2 ही होगी ना, 0 मत ले लेना। बोला गुरु जी हम तो 0 ही लेते हैं, हमारे को टेंशन नहीं है। हाँ तो बात कर रहे हो हमसे। किसी भी संख्या की पावर 0 से उसका मान 1 हो जाता है, इसलिए 0 नहीं लेनी है। तो हम क्या करें? इसने कहा कि n एक सम संख्या है, ये यूं कह देता है n एक क्रमागत संख्या है तो हम 1 ले लेते। ये कहता है n एक विषम संख्या है तो भी हम 1 ले लेते। लेकिन इसने क्या कहा कि n एक कौन सी संख्या है बेटा? सम है। अब सम तो 2 आएगा, तो 6 की पावर 2 - 1, तो 6 की पावर 2 का मान क्या हुआ? 36 - 1 किससे विभाजित होगी? तो आप कहोगे 35 से विभाजित होगी बेटा। किससे विभाजित होगी? 35 से विभाजित। बहुत इजी वे वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज्यादा आपको घबराने की कोई दिक्कत है नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और जैसा कि हमारे सारे के सारे साथी
लगे हुए हैं, आपके साथ में मिलकर के कांधे से कांधा मिला के खड़े हैं, तो आप कम से कम इतना सा तो करिए यार, उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए, और आप कम से कम व्हाट्सएप पे जब आपको लिंक आता है तो अच्छा है या बेकार है इतना करियर एकेडमी के कल मैं ग्रुप को देख रहा था, उस ग्रुप में तकरीबन 500 लोग हैं जुड़े हुए। उसमें जैसे ही कोई लिंक डाला जाता है वीडियो का तो एक भी विद्यार्थी का कमेंट्स उसमें नहीं आता है कि गुरुजी अच्छे लग रहे हैं वीडियो, अरे गंदे लग रहे तो गंदे ही बता दो। मैं कब कह रहा हूं कि हर बार अच्छे ही बताओ आप, लेकिन कम से कम अपनी प्रतिक्रिया, जीवित होने का प्रमाण दीजिए आप कि हाँ हम इस रण क्षेत्र से दौड़े नहीं है, अभी भी हम यहीं पे हैं, पढ़ाई पे हमारा अभी भी फोकस है ना। चलिए एक और अपन कुछ नियमों की बात कर रहे थे, उन पे अपन बात करते हैं। देखिए एक ये 4 विशिष्ट नियम मैं आपको बता रहा हूं, विशिष्ट नियम है, और इन 4 नियमों को आपको पूरी तरह से अपने माइंड में बिठा लेना है। ये 4 नियम यो मान करके चलो कि एक अच्छे लेवल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आने चाहिए। कम से कम लेकर के आए हूं, नियम तो 17 थे लेकिन 4 लेकर के आए हूं, और 4 वो मेजर नियम है जो आपको याद करने हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम ये कहता है कि x की पावर n प्लस p की पावर n कोई संख्या है, कोई संख्या है, तो उसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड x प्लस पी भी होगा जब n का मान विषम है। एक कंडीशन आती है इसमें, तो इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, और मैं बार बार कह रहा हूं बेटा ये उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है कि यदि कोई संख्या का कोई गुणज या गुणनखंड है तो वो भाजित करता है संख्या को, ध्यान रखना इस बात का। तो ये मैं अब सीधा बोल देता हूं कि x की पावर n प्लस p की पावर n कोई संख्या है तो ये पूरी तरह से भाजित होगी x प्लस p से। कब होगी? जब n का मान सम है, सॉरी विषम है, n का मान क्या है? विषम है तब। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों? मैं कहता हूं क्या विद्यार्थी जब पढ़ता है तो उसको हर क्यों का जवाब आना चाहिए। तो आपने एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला पढ़ा होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, नहीं पढ़ा है तो अभी देख लीजिए आप, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसको जब हम खोलते हैं तो क्या पहले a प्लस बी आता है क्या? आप कहोगे हाँ आता है। अरे a की पावर 5 और b की पावर 5 को भी हम खोलते हैं तो पहले एक कॉमन गुणनखंड a प्लस बी आएगा। आज के बाद में कभी भी आप फॉर्मूले जब समझें तो रटे नहीं, आप क्या करते हैं रट लेते हैं a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, और लगे रहते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब बनता कैसे है ये मैं आपको अभी अलजेब्रा लेकर के आऊंगा उसमें समझाऊंगा, लेकिन अभी ये बता रहा हूं कि ये नियम इसी के आधार पर बना हुआ है कि किसी भी संख्या की पावर विषम होती है। ये देखो दोनों अलग अलग संख्या थी और इनकी पावर विषम है तो इनका एक कॉमन गुणनखंड क्या होगा। तो यही बात मैंने यहां कही है कि x की पावर n प्लस p की पावर n कोई संख्या है, और जहां पर n क्या है बेटा? विषम है। n क्या है? विषम है। तो ऐसी स्थिति में इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड x प्लस p होगा। ठीक है, अभी इसी का एक सवाल मैं आपको देता हूं, कैसे सवाल आता है। जैसे मैं एक सवाल आपके सामने छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर देता हूं। ये कह दे बेटा 15 की पावर 65 प्लस 22 की पावर 57, दी गई संख्या सदैव किस संख्या से भाजित होगी? तो बात वहीं आ गई, x की पावर n प्लस p की पावर, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? x होगा कि नहीं होगा? बोला गुरुजी x का नाम, मतलब x का नाम लेते माइंड गड़बड़ हो जाता है, इसलिए x मत बोला करो प्लीज। तो ये हमारा क्या हो गया? x, और ये हमारा क्या हो गया बेटा? p। तो मैंने आपको कहा है कि x की पावर कोई संख्या है, n का मतलब कोई भी नेचुरल संख्या, लेकिन वो होनी कैसी चाहिए बेटा? विषम होनी चाहिए। तो 65 विषम है ना, और इधर 57 भी विषम है। तो ये संख्या डेफिनेटली 22 प्लस 15 अर्थात 33 से पूरी तरह से भाजित होगी। ये 100% सत्य है। इसी का एक कॉन्ट्रास्ट और आता है, इसका एक दूसरा कॉन्ट्रास्ट क्या कहता है? वो हमसे ये कहता है बेटा कि जैसे मैंने ये लिखा है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि s की पावर n माइनस होता p की पावर n, और यदि n यहां पर भी विषम होता तो ये संख्या डेफिनेटली भाजित होती किससे? x माइनस p से। वही सिद्धांत आ गया, a की क्यूब माइनस b का क्यूब, उसमें एक कॉमन गुणनखंड a माइनस b आता है। तो ये दोनों बातें आपको
एक ही बात में मैंने ली है, दोनों आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है मेरे को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन दूसरे इंपॉर्टेंट बिंदु पर, इसको आप समझने का प्रयास। यदि कोई संख्या किसी अंक के 3 बार दोहरान से बनी है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि यदि कोई संख्या किसी अंक के 3 बार दोहरान से बनी है, किसी अंक के, अंक तो जानते हो ना गणित में कितने होते हैं, 10 होते हैं बेटा, 0 से लेकर के 9 तक। किसी अंक के 3 बार दोहरान से बनी है, 3 बार दोहराने से, 3 बार रिपीट कर दिया हो उसी अंक को, से बनी है, बहुत बार सवाल पूछा गया इससे, बनी है, तो वो संख्या, तो वह संख्या एक तो बेटा 3 से, और एक 37 से, और 101 से, इन 3 नंबर से डेफिनेट विभाजित होती है, 100% विभाजित होती है, ये बात आप सत्य मान करके चलो। ठीक है, उदाहरण लेते हैं एक दो। जैसे मैंने कहा 666, इनकी तो भाजकता का नियम मैंने आपको बता दिया ना, क्या बताया था, सभी अंकों का योग 3 से भाजित होती है तो संख्या भाजित होगी। तो 3 6 6 6 18 18 3 से भाजित है, तो यहां पर 3 का भी भाग जाएगा। 101 की यदि मैं बात करता हूं, 3 अंकों के दौरान से बनी है, सॉरी 3 37, एक मिनट रिकैप करेंगे, 101 यहां पर नहीं है, 3 और 37 से विभाजित होगी। ठीक है, यदि कोई संख्या 3 बार दौरान से बनी है तो 3 और 37 से विभाजित होगी। जैसे हम लेते हैं 333, तो ये 3 से भी विभाजित होगी। 444 ले लेते हैं, तो ये 3 से और 37 से विभाजित होगी। आगे अपन एक रूल की ओर चलते हैं, वो क्या है, वो ये है कि यदि कोई संख्या किसी अंक के 6 बार दोहराने से बनी हो, किससे, 6 बार दोहरान से बनी, तो वो संख्या 3 से और 37 से तो होगी होगी, उसके बाद में 11 से भी होगी, 13 से भी होगी, 21 से भी होगी, इन सभी डिजिट से पूरी तरह से विभाजित होती। ठीक है, तो ये मैंने आपको 4 नियम जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट नियम थे, वो चारों नियम मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। अब अपन चलते हैं कुछ और सवालों की ओर, देखते हैं एक नियम और अपन देख लेते हैं। 11 का नियम अपन ने नहीं देखा था, 11 का नियम और अपन देख लेते। 11 की भाजकता का नियम क्या कहता है, क्योंकि ये कई बार सवाल 11 की भाजकता से पूछा गया है। 11 की भाजकता का नियम ये कहता है कि बेटा ये कोई मान लो 5 अंक की संख्या है, तो इसके विषम क्रमांक पर आने वाले अंक तथा सम क्रमांक पर आने वाले अंक, या मान लो 6 होते, ये भी आ जाता। विषम क्रमांक और सम क्रमांक पर आने वाले अंकों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से भाजित होना चाहिए, तो वो संख्या डेफिनेटली 11 से भाजित होती है। जैसे अभी हम मान लीजिए एक ऐसी संख्या ले लेते हैं 6 5 5 6 7 और 7, संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी, 65 56 77, ऐसी एक संख्या हमने ली है, तो ये 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि 5 और 6 11 और 7 18, और 7 और 5 12 और 6 18, मतलब इसके सम अंकों का योग भी 18 है और विषम अंकों का योग भी 18 है। तो या तो उन दोनों का हम अंतर करते हैं तो 0 मिलना चाहिए, या फिर क्या मिलना चाहिए, 11 से विभाजित मिलना चाहिए। तो संख्या 11 से, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 11 से डेफिनेटली विभाजित होगी। तो 11 का एक सवाल मैं यहां पर आपके सामने लेकर के आया हूं, देखिए ये कह रहा है कि यदि स्टार एक अंक है और 5824 स्टार 11 से पूरी तरह विभाजित है, क्या विभाजित है, 5824 स्टार, ये 11 से पूरी तरह विभाजित है, तो स्टार का मान बताइए। तो मैं अभी आपसे क्या कह रहा था कि विषम क्रमांक पर आने वाले, विषम क्रमांक पर आने वाले ये और ये स्टार है, और सम क्रमांक पर आने वाले, तो आप कहोगे गुरुजी सम क्रमांक पे आने वाले ये हैं।
तो 8 और 4 12, सम क्रमांक का योग कितना है 12, और विषम क्रमांक का योग कितना है 5 और 2 7, और करना क्या है हमें 12, तो स्टार की जगह क्या रखना पड़ेगा, तो आप कहोगे 5 रखना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 5। ठीक है, चलिए एक दो सवाल और अपन देख लेते हैं, अच्छे लेवल के सवाल में एक दो निकालता हूं आपके सामने। एक बार थोड़ा सा आप कमेंट्स कर दिया करो कि भाई गुरुजी आनंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कैसा क्या लग रहा है, तो वो सारी चीजें जब आप हमें बताओगे तो हम उसके आधार पे हमारा जो तरीका है उसमें बदलाव करेंगे। हो सकता है कि आपके तरीका समझ में नहीं आ रहा हो। ये देखिए एक सवाल हम यहां लेते हैं, दो तीन सवालों पे बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि यदि एक संख्या को 52 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 45 है, वही नियम हमारा आ गया है वापस कि ये कोई हमारी एक संख्या है, उस संख्या को हम किससे भाग दे रहे हैं 52 से भाग दे रहे हैं, और शेषफल क्या मिल रहा है 45। शेषफल की जगह शेषफल रख दिया है, भागफल की जगह भागफल लिखेंगे, ये हमारा भाजक आ गया, भाजक हमने लिख दिया। ये कह रहा है उसी को 13 से भाग दे, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि संख्या क्या है, तो हम कम से कम मान करके चलते कि एक बार भाग गया होगा, एक बार जाएगा तो 52 एकम 52, और 52 में हम क्या कर ले 45 जोड़ ले, तो हमें पता लग जाएगा कि संख्या क्या है 5 और 2 7, और 5 और 4 संख्या क्या है 97 है। ये हमें क्वेश्चन मार्क का मैंने आपको बताया है कि भाई ये भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल जब हम करते तो हमें भाज्य का पता चल जाता है, थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी। तो हमने यही किया 52 एकम 52 और 45 हमारा क्या हो गया 97, मतलब यहाँ पर नंबर क्या था, तो आप कहोगे गुरुजी 97 था। ये कह रहा है कि इसी 97 को डिवाइड कर दें किससे 13 से, किससे डिवाइड कर दें बेटा 13 से, जो संख्या मिलती है उसी को 13 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, तो 13 7 91, क्या बचेगा 6, आंसर क्या आ जाएगा नंबर 1। शेषफल क्या होगा, तो शेषफल हमें पता लग गया क्या होगा बेटा 6 हो गया। चलो एक सवाल और ले लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि दो संख्याओं को 17 से भाग देने पर, संख्या दो थी, एक तो ये रही और एक ये रही, ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं को 17 से भाजित कर दे, कितने से भाजित कर दे बेटा 17 से भाग दे दे, तो शेषफल क्रम से 11, यहां तो शेषफल क्या मिलता है 11, और यहां पर क्या मिलता है बेटा 13 मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता कर लेना है कि बताओ भैया ये नंबर क्या है, कौन कौन सी संख्या है। तो मैंने अभी बताया था, हम मान लेते हैं कि एक बार भाग गया होगा, तो 17 एकम 17 और 11 28, क्या ये हमारी संख्या 28 रही होगी क्या, 17 एकम 17 और 13, 17 और 3 20 और 10 30, ये संख्या 30 रही होगी क्या, तो हमें दोनों संख्याएं पता लग गई। ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं के योग को अब 30 और 28 दोनों को जोड़ देते हैं, तो दोनों का योग क्या हो गया, आप कहोगे गुरुजी 58, योग को 17 से भाग दे दें वापिस से, तो 17 3 51, क्या बचेगा 7, शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त होगा बेटा कितना 7। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। एक और सवाल है कि 9 अंकों की संख्या है जो है बेटा 9 8 5 x 3 6 7 8 y, ठीक है, और ये संख्या 72 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस बात पर, संख्या किससे विभाज्य है 72 से। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है, 6 का मतलब हम मानते हैं कि एक संख्या थी हमारे पास 36, कुछ भी ले लेना 18 ले लेना बाबूजी 60 ले लेना, ये तीन संख्या मैंने यहां पर लिख दी, हमें पता है कि ये संख्या तीनों के तीनों संख्याएं 6 से विभाज्य है। तो मैं क्या एक बात कह सकता हूं कि एक 6 भाज्य संख्या है और इसको अभाज्य में तोड़ते हैं तो ये 2 गुणा 3 होता है। तो हम इस बात को यह बता सकते हैं कि यदि किसी भाज्य संख्या से कोई संख्या भाजित है तो निश्चित रूप से उसे अभाज्य में तोड़ने पर जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनसे भी वो संख्याएं, ये संख्याएं सारी 2 से भी भाजित होंगी और ये संख्याएं सारी 3 से भी भाजित होंगी। और ये सवाल एक बार ऐसे पूछा गया था कि संख्या 24 जो है, संख्या 24 जो है वो 12 से भाजित है, तो क्या वो संख्या 4 और 6 से भी भाजित होगी क्या, तनिक विचार करना, आप सोचना इस बात को कि कोई संख्या है जो 24 से भाजित है, तो क्या वो संख्या 4 से और 6 से भाजित होगी क्या। हाँ मत कर देना क्योंकि ये 6 अभाज्य संख्याएं नहीं है,
जो संख्या 24 से भाजित है डेफिनेटली वो 8 और 3 से भाजित होगी, क्योंकि ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जिनका में से पे कितना होता है बेटा, 1 होता है। गत क्लास को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना। संख्या यदि 72 से भाजित है तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि इसके सह अभाज्य यानी 8 और 9 से भी भाजित होगी। होगी या नहीं होगी, ये बताइए आपने। 8 नाम 72 में से पे 1 हो गया, तो जब ये 8 और 9 से भाजित होगी तो मैंने 8 के बारे में आपको क्या बताया था, मैंने 8 के बारे में आपको बताया था कि या तो लास्ट जो 3 अंक हैं वो 3 0 होने चाहिए या लास्ट 3 अंक 8 से भाजित होने चाहिए। यही बात कही थी क्या? तो लास्ट 3 अंक हैं वो 8 से क्या होने चाहिए बेटा, भाजित होने चाहिए। हम देखते हैं 8 नाम 72, क्या बच गया 6। अब यहां पर कौन सा अंक लिखें 6 के पीछे, कौन सा अंक लिखें? 1 लिखेंगे तो 61 हो जाएगा, 8 से भाजित नहीं है। 2 लिखेंगे 62 हो जाएगा, नहीं है। 63 नहीं है, 64। तो y का मान हमारा क्या आ गया, 4। दोबारा देखिए एक बार, मैंने क्या कहा था कि यदि कोई संख्या 8 से भाजित है तो डेफिनेटली उसके 3 अंक या तो 0 होंगे या फिर 8 से भाजित होंगे। तो 8 नाम 72, क्या बच गया 6, और 6 में आगे y वाली संख्या और आनी है। तो y में 1 लिखेंगे, 61 8 से भाजित नहीं है, 62 नहीं है, 63 नहीं है, क्या है 64। तो y का मान हमारे पास क्या आ गया। अब आगे हमारा है 9 की भाजकता का नियम। 9 की भाजकता का नियम यह कहता है कि सभी अंकों का योग जो है वो 9 से भाजित होना चाहिए। तो 4 और 8 12 और 7 19 और 6 25 और 3 28 और 5 33 और 8 41 और 9 50 प्लस x, यही है ना, यही है ना। तो 9 का हम जब भाग देते हैं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छीके 54 आते हैं। 50 में क्या जोड़े कि 54 आ जाए? तो आप कहोगे गुरुजी x का भी वैल्यूशन क्या आ गया, 4 आ गया। x का मान भी 4 आ गया, y का मान भी 4 आ गया। तो हम यहां पर कर देते हैं 4 गुणा 4 माइनस 3 गुणा 4, 4 चौके 16 और 16 में से 12 घटा देंगे, क्या बचेगा? हमारा सही आंसर आएगा बेटा 4 ऑप्शन। सवाल ये केवल भाजकता में, आप कह रहे थे ना जब शुरू क्लास हुई थी, प्रारंभ हुई थी, तो आपको लग रहा था कि भाग ही तो देना है। अभी हमें समझ में आ रहा है कि संख्या का, प्रश्नों का लेवल किस प्रकार भाग में बनता है। तो थोड़ा सा तनिक आप विचार करिएगा। एक इससे हम एक्सपेक्टेड लेवल की और भी चल सकते थे, वो मैं चलूंगा आपको लेकर के शेषफल प्रमेय के अंदर, वहां मैं आपको इससे भी थोड़ा सा अबव लेवल ले जाने वाला हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। चलिए एक सवाल और ऐसा देख लेते हैं अपन। यदि एक संख्या को 6 से भाग दिया जाता है, जैसे ही आपसे भाग देने की कहे आप भाग दे देना, क्योंकि ये निशान आपके पास में है। 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। यदि संख्या के घन को 12 से भाग दिया जाए तो शेष, पहले तो हमें संख्या का घन तो जब निकालेंगे, जब संख्या निकलेगी तो हम निकाल लेते हैं संख्या। एक बार भाग गया होगा, 6 एकम 6 और 2 8, संख्या क्या रही होगी बेटा, 8 रही होगी। रही होगी या नहीं रही होगी? अब ये कह रहा है कि संख्या के घन को, 8 का घन 8 गुना 8 गुना 8 कितना होता है बेटा, 512। ये कह रहा है कि इसको 12 से भाजित कर दें तो शेषफल क्या रहेगा। तो 12 चौके 48, क्या बच गया 3, ये क्या हो गया 32, 12 दूनी के 24, शेषफल क्या बचेगा बेटा 8। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त होगा बेटा 8। चलिए एक लास्ट सवाल और ले लेता हूं मैं, फिर इसका हम समापन कर देंगे। थोड़ा सा अच्छे लेवल का एक सवाल लेता हूं। आनंद आ रहा है ना बेटा पढ़ने में? थोड़ा सा आप ये देखते रहें कि आनंद, आनंद का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आनंद नहीं आ रहा है तो पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। चलिए थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है। एक 3 अंकों की संख्या 4 गुणा 3 नहीं है, 4x3 है। एक 3 अंकों की संख्या है 4x3, 4x3 है। और दूसरी एक 3 अंक की संख्या और है 984, 984। ये 2 संख्याएं हैं, दोनों को आपस में जोड़ दें तो ये कह रहा है कि एक 4 अंकों की संख्या मिलती है। तो भैया 4 3 7, 9 और 4 13, और हो सकता है यहां से हासिल भी चली जाए। और वो कह रहा है कि वो जो संख्या मिलेगी वो होगी 13y7। और ये जो संख्या मिलेगी ये किससे विभाजित होगी बेटा, 11 से विभाजित होगी।
कौन सी संख्या? 13y7 जो संख्या हमें मिलेगी वो किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी। और 11 से विभाजित होने का क्या रूल है? तो आप कहोगे गुरुजी 11 से विभाजित होने का रूल ये है कि विषम अंक और सम अंक पर आने वाले अंकों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से भाजित होना चाहिए। तो देखो यदि हम विषम अंक पर चलें तो ये और ये है और ये और ये है, तो इनका योग क्या हो रहा है? 7 और 3 10। इसमें क्या जोड़ें कि अंतर 0 आ जाए? तो आप कहोगे गुरुजी एक तो है ही से 9 और जोड़ना पड़ेगा। तो y का मान कितना आ गया? y का मान कितना आ गया बेटा? 9। अब देखिए हम यहां पर देखें तो 3 और 4 7 है, 9 और 4 13 है, और इस y की जगह हमें 9 लाना है तो 8 में हमें और क्या जोड़ना पड़ेगा? तो आप कहोगे इसका मान आ गया, x का मान क्या आ गया? 1। यही बात हुई ना? यही बात हुई ना? हो गई। x का मान तो क्या आ गया? 1 और y का मान क्या आ गया बेटा? 9। तो ये हमसे पूछ रहा है कि x प्लस y क्या है? x का मान है 1 और y का मान है 9 और दोनों का योग क्या होगा बेटा? 10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? उम्मीद है आज जितना आपको पढ़ाया है एक बार आप अच्छे से पढ़ते हुए लिखते जाएं। कॉपी ले लें एक स्पेशली और उस कॉपी में आप लिखते जाएं, क्योंकि ये जो सारा मैटर है ये मैंने कई दिनों के अथक प्रयास के बाद में 10-12 साल लग गए इतने लेवल तक पहुंचने में। इससे एक्सपेक्टेड लेवल भी मेरे पास में है, इससे बिलो लेवल भी है, वो भी आपको निश्चित परोसा जाएगा, पर एक बार आप इसको फिनिश करेंगे तब। तो एक बार तो आप वीडियो को देखते टाइम इसको लिख लें और सेकेंड टाइम वीडियो को 2x स्पीड पे चला करके एक बार फिर देख लें। 2 बार में आपके दिमाग में स्थायी हो जाएगा। जो खाली समय आपके पास में बचा हुआ है उसका आप सदुपयोग कर लीजिए बेटा। आगे आने वाली भर्ती की एक सीट आपकी होगी, ये मैं आपको वादा दिलाता हूं। और इसी के साथ में आज की क्लास का समापन करता हूं। कल वापस मिलूंगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।